हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स विच एनहेंस द ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं, बेसिकली कैपिटल गुड्स या वो गुड्स परचेज करें जिससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इट इज़ एन एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स पे भी हो सकता है। फिक्स एसेट्स क्या आते हैं? प्लांट एंड मशीनरी, जिससे काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और एक्सपेंडिचर ऑन डाइवर्स टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल और बिजनेस कंस्ट्रक्शन। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होगी, घर पे इन्वेस्टमेंट किया और उसे घर को बनाया अच्छी तरह और फिर बेच दिया वगैरह वगैरह, वो भी एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है आजकल। और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करना, उस पर भी इन्वेस्टमेंट होती है और फिर आगे बेचना। या फिर प्रोजेक्ट्स होते हैं, डैम्स वगैरह, उन प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। इट इम्प्लाइज एडिशन टू द इकोनॉमीज एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो जब भी इन्वेस्टमेंट होती है, इकोनॉमी में जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में किसी को समझाना है, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पैसा है या एक ऐसा सरमाया है, एक ऐसी पूंजी है जिसको जहां पे भी हम लगाएंगे तो आपके कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी। कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो कंट्री की जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी और इससे काम करने की कैपेसिटी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट जिसको हम कहते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं। फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट या बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चा है ऑन फिक्स एसेट्स जो कि हम फिक्स एसेट्स पे लगाते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। तो जब भी कोई इन्वेस्टर प्लांट या मशीनरी के ऊपर इन्वेस्ट करता है तो उसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट या बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो बेसिकली फिक्स इन्वेस्टमेंट में प्लांट एंड मशीनरी क्यों आती है? बिकॉज दे आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ओवर द सेवरल ईयर्स एंड विच आर जनरली ऑफ हाई वैल्यू। तो बेसिकली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट उन एसेट्स पे की जाती है, प्लांट या मशीनरी पे, जो लगातार यूज होंगी कई सालों तक और उनकी वैल्यू बेसिकली हाई होती है। अब फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदनी है, उसको कई सालों तक यूज किया जाएगा, तभी तो वैल्यू हाई है। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखें तो जो बड़ी बड़ी मशीनें फैक्ट्रीज खरीदती हैं वो सेवरल ईयर्स तक यूज होती हैं और उनकी वैल्यू भी हाई होती है, वो महंगी होती हैं। इन मोस्ट बिजनेसेस फिक्स इन्वेस्टमेंट इज फंडेड, मैंने 2 बार लिख लिया, इज फंडेड आउट ऑफ कॉर्पोरेट सेविंग्स। बेसिकली ये जो पैसा है ये कहाँ से लाया जाता है? कॉर्पोरेट सेविंग्स में से। कॉर्पोरेशन जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो अपना पैसा सेव करती हैं और बजाय इसके कि किसी कंपनी के अगर लोन मांगे तो वो क्या करती हैं, वो अपना जो बचाया हुआ पैसा है उसी को फर्दर इन्वेस्ट कर देती हैं। तो बेसिकली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉर्पोरेट सेविंग से निकाला जाता है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट उन्होंने शेयर होल्डर में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए, उसी को तो कॉर्पोरेट सेविंग्स कहते हैं। तो फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट इज डिटरमिन्ड बाय द स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आप छोटे स्मॉल पे काम करना चाहते हो तो फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट कम होगी। लार्ज स्केल पे काम करना चाहते हो तो बड़ी मशीनें चाहिए होंगी, बड़ा एरिया चाहिए होगा, तो लार्ज लेवल पे काम करने के लिए आपको बड़ी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट चाहिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज। जो भी एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं, अगर आप उनके शेयर्स एंड स्टॉक्स खरीदें तो उसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट इज़ इंडीड सिग्निफिकेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, अगर मैं अपनी बात करूं या किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात करूं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी वो इन्वेस्टमेंट करता है शेयर्स या स्टॉक्स में, उसका क्या होता है, जो उसका जो टोटल एसेट्स है, जो उसके पास एसेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की बात करें तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, अनलेस ये जो शेयर्स एंड स्टॉक्स हैं ये बाहर से एफडीआई और एफआईआई आके पैसे ना लगाएं, तब तक हमारी इकोनॉमी में फ्रेश पैसा नहीं आता। इसीलिए अगर आप देखें तो इंडिविजुअल अगर खरीदता है, कोई विद इन द कंट्री अगर इंडिविजुअल खरीदता है या बेचता है, तो उस इंडिविजुअल को तो फायदा नुकसान हो सकता है, मगर इंडिविजुअल के खरीदने से पूरी के पूरे कंट्री को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक ने खरीदा है और दूसरे ने बेचा है, तो पैसा तो घर का घर में ही घूम रहा है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होगा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का जब बाहर से एफडीआई या एफआईआई आएंगी। तो जब भी एफआईआई ज़्यादातर आती हैं, वो क्या करती हैं, वो नए शेयर्स, जो शेयर्स हैं एग्जिस्टिंग कंपनीज के, वो खरीदती हैं। जब बाहर से एफडीआई आती है तो एफडीआई भी बहुत ज़्यादा पैसे लेके आती है। जब एफडीआई पैसे लेके आएगी और फिर यहाँ रह के अपने शेयर्स को इशू करेगी, तो उससे भी पैसा मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है। तो सिंपल वर्ड्स में, इंडिविजुअल खरीदेगा उसके एसेट्स बढ़ेंगे,
बट अगर कंट्री में खरीद बेच होती रहती है तो कंट्री एज अ होल उसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक बाहर से FIIs ना आए। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है इन्वेस्टमेंट ऑन स्टॉक्स या शेयर्स। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है रियल इन्वेस्टमेंट। तो रियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं। पहले सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, फिर थोड़ा सिंपल इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर किसी आम इंसान को समझाना है तो रियल इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आप ऐसे गुड्स खरीदने पे लगाते हो जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स वगैरह खरीदना जिससे काम करने की कैपेसिटी और गुड्स एंड सर्विसेज बनाने की कैपेसिटी पहले से ज्यादा हो जाए। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स, उन गुड्स पे खर्चा करना विच एनहेंस द ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। ऐसे गुड्स पे खर्चा करना जो ओवरऑल डोमेस्टिक इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएं। बेसिकली मशीन्स एंड ऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें जो हैं इसमें आ जाती हैं। इट इज एन एक्सपेंडिचर on fixed assets like plant and machinery or expenditure on diverse types of residential as well as business constructions projects। तो जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसमें सारे के सारे आ जाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से और ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहेंस होती है। इट इम्प्लाइज एन एडिशन टू द इकोनॉमीज एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो जब भी आप इस टाइप की इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो इकोनॉमी है उसका जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल में चेंजेस आते हैं। तो रियल इन्वेस्टमेंट इंप्लाइज नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन कहीं पे भी आपको टर्मिनोलॉजी सुनाई दे तो उसको हम रियल इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और छोटा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बेसिकली प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं और उनका मेन मकसद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में इट रेफर्स टू दैट इन्वेस्टमेंट विच इज मेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये वो टाइप की इन्वेस्टमेंट है जो सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं और उनका मेन मकसद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। तो कीन्स क्या कहते थे, this kind of investment in the opinion of Keynes depends upon two factors, that is MEC and rate of interest। MEC को कहते हैं marginal efficiency of capital। मैं साइड पे लिख लेता हूँ, इसका अलग से भी टॉपिक बनाऊंगा। marginal efficiency of capital। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल सिंपल वर्ड्स में होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो आपका जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। कैसे करता है, चलिए शुरू करते हैं। इफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी मतलब MEC ज़्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ रहा है तो इस केस में आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दोगे। और अगर आपकी जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम है और आपको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज़्यादा देना पड़ रहा है तो इस चक्कर में आप लोन ही नहीं लोगे, तो इस चक्कर में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो केन्स के हिसाब से MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ इन्वेस्टमेंट के चैप्टर का जिसे हम कहते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो जब भी कोई भी सरकार किसी भी लेवल पे जो काम कर रही है अगर वो खर्चा करती है या फिर वो इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मेन मकसद आपको पता है ये प्रॉफिट कमाना नहीं होता, मेन मकसद क्या होता है, वेलफेयर। तो चलिए इसको सिंपल इंग्लिश में करते हैं। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एटसेट्रा ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की किसी भी लेवल की गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। खर्चा मतलब पैसे लगाना, इन्वेस्ट करना। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मेन मकसद क्या होता है इस टाइप के इन्वेस्टमेंट या खर्चे का, मेन मकसद होता है कि एक तो लोगों की वेलफेयर, ऊपर से जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। इट इज़ नॉट इंड्यूस्ड बाय द प्रॉफिट और इनकम मोटिव। इस टाइप का पैसा जो सरकार लगाती है, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट जो इस टाइप का पैसा इन्वेस्ट करती है, खर्च करती है, इसका मेन मकसद वेलफेयर होता है और इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जिसको कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। पहले सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आप दो तरीके के खर्चे करते हो। कोई भी प्रोड्यूसर दो तरीके के खर्चे करे। फॉर एग्जाम्पल, एक तो नई मशीन्स खरीदे जिसको नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, प्लस जो एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं उनकी चल चल के जो है वो हालत ख़राब होगी तो उसको रिपेयर भी तो कराना होता है ना, तो उसका खर्चा
प्लस जो नई मशीन्स का खर्चा है, उन दोनों खर्चों को मिलाएं तो हमें मिल जाती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल वर्ड्स में किसी को समझाना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है एक्सपेंसेस ऑन न्यू मशीन्स प्लस या इन्वेस्टमेंट ऑन न्यू मशीन्स प्लस मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड मशीन्स, ठीक है, इन दोनों का खर्चा टोटल कर लें तो हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। तो चलिए इंग्लिश में करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैपिटल गुड्स मतलब मशीन्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक गिवन टाइम पीरियड पे इकोनॉमी के अंदर जितना भी खर्चा मशीन्स पे होता है, अब नई मशीन्स पे भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग की रिपेयर वगैरह कराना उस पे भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नेट इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है जो कि नई मशीनों पे खर्चा होता है बस, एंड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है जो कि जो एग्जिस्टिंग मशीन्स है उनके जो पार्ट्स वगैरह रिप्लेस करने या उनको रिपेयर वगैरह करना। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। व्हेन कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, टूल्स एटसेट्रा आर यूज्ड कंटिन्यूसली, देयर वैल्यू टेंड्स टू डेप्रिशिएट। अगर किसी भी मशीन को लगातार इस्तेमाल करोगे उसकी वैल्यू पहले से डेप्रिशिएट हो जाएगी, उसमें खराबी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। कंसिक्वेंटली एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स टेंड टू डिमिनिश। जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड है वो डिमिनिश करते रहते हैं। क्यों? जैसे जैसे उसको इस्तेमाल करोगे उसकी वैल्यू गिरती रहेगी, उसको उसी वैल्यू पे लाने के लिए हमें उसकी रिपेयर वगैरह पे खर्चा करना पड़ेगा। वट एवर इन्वेस्टमेंट इज मेड इन ऑर्डर टू मेंटेन इट एज इट्स एग्जिस्टिंग लेवल, इट इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली अगर हमें उसको उसी लेवल पे मेंटेन करना है उस मशीन को, तो हमें टाइम टू टाइम उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा, रिपेयर करनी पड़ेगी, जिसको हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देयर इज इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक व्हेन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। सिंपल वर्ड्स में पूरे कंट्री का कैपिटल स्टॉक सिर्फ तब बढ़ेगा जब ओवरऑल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होगी। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नेट इन्वेस्टमेंट है, मतलब सिर्फ नई मशीनों पे जो खर्चा हो रहा है वो ज़्यादा होगा, और जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है, जो रिपेयर वगैरह का खर्चा है, वो कम होगा। तभी ओवरऑल इकोनॉमी में कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि नई मशीनें तो तभी आ रही है ना। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का, नेट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट सिंपल वर्ड्स में होता है इन्वेस्टमेंट करना ऑन न्यू मशीन्स, नए मशीन्स या नए कैपिटल गुड्स लेके आना जिसकी वजह से इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, उसे हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नेट इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है और रिप्लेसमेंट मतलब जो एग्जिस्टिंग मशीन है उनको रिप्लेस करना या उनके ऊपर मेंटेनेंस वगैरह करना, वो भी आ जाता है। मगर नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सिर्फ नई मशीन्स या नए कैपिटल गुड्स को लेके आना और उन पे इन्वेस्टमेंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। नेट इन्वेस्टमेंट ही वो इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से कैपिटल स्टॉक पूरी इकोनॉमी का बढ़ता है, क्योंकि यही तो नई मशीन्स आ रही हैं इस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो अकॉर्डिंग टू पीटरसन, नेट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट दैट एनलार्जेस, जो एनलार्ज करता है इकोनॉमी स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल एसेट्स, देयर बाय एडिंग टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो जब भी नई मशीन्स आती हैं उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, वेलफेयर होती है, फलां बहुत कुछ होता है। तो बेसिकली नेट इन्वेस्टमेंट डील्स विद के न्यू मशीन्स आए, नए कैपिटल गुड्स आए, ठीक है। एग्जिस्टिंग की रिपेयर रिपोर्ट इसमें इंक्लूड नहीं होती। इसीलिए नेक्स्ट पेज पे जो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है वो है नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब ओवरऑल इन्वेस्टमेंट माइनस रिप्लेसमेंट, मतलब जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई माइनस जो एग्जिस्टिंग मशीनों पर खर्चा हुआ, अगर वो माइनस कर दें तो पता लग जाएगा ना कि न्यू मशीन्स कितनी आई, न्यू कैपिटल गुड्स कितने आए, ये पता लग जाएगा ना। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आप या कोई भी प्राइवेट इंसान, आजकल तो गवर्नमेंट भी करने लगी है, वो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट मोटिव के लिए हो या जो इनकम जनरेट करने के मोटिव के लिए हो। तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो आप इनकम या प्रॉफिट कमाने के चक्कर में करते हो। तो आजकल प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा से इनकम या प्रॉफिट के पीछे इन्वेस्टमेंट करता था, मगर आजकल गवर्नमेंट भी जो है प्रॉफिट के चक्कर में इन्वेस्टमेंट्स करने लग गई है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट तो वेलफेयर के लिए होती है गवर्नमेंट की, मगर आजकल क्योंकि गवर्नमेंट को भी प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो गवर्नमेंट भी ऐसी ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने लग गई है जहां पे उसको प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है। तो ओवरऑल इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉफिट या इनकम के लालच में की जाती है। तो चलिए इसको टेक्निकल टर्म्स में पढ़ते हैं। इट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच इज गवर्न्ड
बाय इनकम एंड प्रॉफिट। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो इनकम या प्रॉफिट से रिलेटेड है। इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम एंड प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। इस टाइप की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है जब आपका इनकम या प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और गिर जाती है जब आपकी प्रॉफिट या जो इनकम है उसकी एक्सपेक्टेशंस गिर जाएं। वी कैन ऑल्सो से दैट दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिट और इनकम इलास्टिक। तो इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट या इनकम इलास्टिक, मतलब प्रॉफिट या इनकम के चेंज होने से इस टाइप की इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ। एक फेमस इकोनॉमिस्ट हुए कुरिहारा, उन्होंने क्या कहा है, एट अ वेरी लो लेवल ऑफ इनकम, अगर आपकी इनकम बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट में बी नेगेटिव। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व जो है पॉजिटिव स्लोप जाती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनकम, यहाँ पे लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, मतलब नीचे से इनकम या प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, तो देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन। बट कुरिहारा कहते थे अगर कुछ ज़्यादा ही लो लेवल ऑफ इनकम होगा, कि अगर इससे कम इनकम होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो जाएगी। आप सोचते हो कि अगर इससे कम इनकम या प्रॉफिट होना है तो नेगेटिव इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है आप उसको भी निकाल लोगे। समझ के बात, आपने कहीं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है उसको भी आप निकाल लोगे। तो सिंपल वर्ड्स में इनकम या पाई प्रॉफिट इसके बढ़ने से जो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो मैंने यहाँ आई इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है और ये लिया इनकम पाई प्रॉफिट। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टमेंट के टॉपिक का। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट सिंपल वर्ड्स में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसका इनकम और प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता। चाहे इनकम हो चाहे इनकम ना हो, आपने उतना इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। इस टाइप की इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर गवर्नमेंट करती है। तो चलिए अब थोड़ा सिंपल इंग्लिश में इसको करते हैं। इट रेफर्स टू दैट इन्वेस्टमेंट या इट इज़ दैट इन्वेस्टमेंट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट। इसका इनकम आउटपुट या प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। इट इज़ नॉट इंड्यूस्ड बाय द इनकम और प्रॉफिट मोटिव्स, यहाँ मोटिव्स भी लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट इंड्यूस्ड मतलब ये प्रॉफिट या इनकम के लालच में नहीं की जाती। तो अदर वर्ड्स में इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट विच इज़ मेड विद अ व्यू ऑफ एनहेंसिंग द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। बेसिकली ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो मार्केट में ऐसी सिचुएशन में की जाती है जिस सिचुएशन में डिमांड को बढ़ाना हो। बेसिकली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन या अनएम्प्लॉयमेंट जब भी होती है तो गवर्नमेंट इस टाइप की इन्वेस्टमेंट करती है ताकि इकोनॉमी में पैसा आए, चाहे उसको प्रॉफिट हो चाहे उसको प्रॉफिट ना हो। तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है ताकि इकोनॉमी को डिप्रेशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से निकाला जा सके। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं। तो नीचे हमने दिया हुआ है इनकम और साइड पे हमने दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। तो इस साइड पे मैं लिख लेता हूँ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये वाली जो कर्व होती है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट तो इतनी होगी चाहे इनकम या प्रॉफिट इतना हो ज़्यादा हो या इवन ज़ीरो हो जाए, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ डन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट करती है इस टाइप की इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्यों करती है? गवर्नमेंट को वेलफेयर मोटिव्स होते हैं, ठीक है, वेलफेयर मोटिव्स के लिए करती है ताकि इकॉनमी को जो है संभाला जा सके। फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम पे जो वेरियस गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब खर्चा किया ताकि उनकी इकॉनमी को मतलब गिरने ना दिया जाए। अमेरिका हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस इन्वेंट्री। तो पहले सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ ये क्या होता है। बिजनेस इन्वेंट्री सिंपल वर्ड्स में, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो या इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, जब भी आप बिजनेस इन्वेंट्री पे इन्वेस्ट करते हो तो उसमें बेसिकली तीन चीज़ें आ जाती हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टॉक पे। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं, फिनिश गुड्स के साथ साथ सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं, और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है। अगर कोई भी प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर इन तीन चीज़ों के ऊपर, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या स्टॉक ऑफ अनफिनिश गुड्स या स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इनके ऊपर खर्च करता है अपना पैसा, तो उसे इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस इन्वेंट्री कहते हैं। तो अब सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है कि बिजनेस इन्वेंट्री रेफर्स टू डिजायर्ड एक्यूमुलेशन of stocks, that is stock of finished goods, stock of unfinished goods and stock of raw material। अगर कोई भी इंसान रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च करता है पैसे स्टॉक करने के लिए, या फिनिश गुड या अनफिनिश गुड पे, जैसे दुकानदार फिनिश गुड के लिए स्टॉक रखते हैं,
ठीक है, ताकि कोई भी आए तो वो मतलब फटाफट से सामान दे दें। अनफिनिश गुड का भी स्टॉक उनके पास होता है और रॉ मटेरियल का भी हो जाता है, जो प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल का स्टॉक करके रखता है ताकि उसे बार बार खरीदना ना पड़े, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज ऑफ्टन वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कम खर्चा होता है और जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर बहुत खर्चा होता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि प्लांट एंड जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा खर्च होता है, और जो स्टॉक खरीद के लेके आ रहे हैं, जो मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया, फिनिश या सेमी फिनिश जो गुड्स है उनका जो स्टॉक होता है उस पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टर्स टेंड, ये टेंड है, इन्वेस्टर टेंड टू वेरी देयर, ये क्या है, इन्वेस्ट्री। तो बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इन्वेस्ट्री को एक्यूमुलेशंस करते हैं। इन्वेस्ट्री मतलब पैसे को एक्यूमुलेट कर लेते हैं चीज़ों को, विच डिपेंड्स अपॉन द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। जो उनकी इन्वेस्ट्री है, इन्वेस्ट्री मतलब जो भी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो किस पे डिपेंड करती है, मार्केट एक्सपेक्टेशंस पे। फॉर एग्जांपल एक दुकानदार है, वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर फेस्टिवल सीजन में ये पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा बिकेगी, तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुकान पे स्टॉक रख लेगा। या फिर अगर कोई फैक्ट्री वाला है, उसे पता है कि सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो सर्दियों के कपड़ों को स्टॉक कर लेगा या फिर सर्दियों के कपड़ों को बल्क में बना के अपने पास रख लेगा ताकि सीजन में उसका सामान बिके, या रॉ मटेरियल बल्क में रख लेगा जो उसको चाहिए ताकि वो फटाफट से बना सके, ठीक है। वॉलेटिलिटी इन द मार्केट एक्सपेक्टेशंस इम्पार्ट्स वॉलेटिलिटी इन द डिजायर्ड इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाती है, फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, तो इन फ्लक्चुएशंस की वजह से उनके जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो भी फ्लक्चुएट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 के चक्कर में लॉकडाउन हो गए, लॉकडाउन होंगे तो लोगों की जॉब लॉसेज होगी, डिमांड गिर जाएगी। जब डिमांड गिर जाएगी तो दुकानदार सोचेगा मैं इतना सामान ला के क्यों रखूँ, या फैक्ट्री वाला सोचेगा मैं ज़्यादा रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ जब डिमांड ही नहीं है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट का एक और टॉपिक करूंगा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है, अनइंटेंडेड, एक्सपोज्ड और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल वर्ड्स में ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो अनफोर्सीन होती है, मतलब आपने प्लान तो किया नहीं था मगर अचानक ही जो है आपको खर्चा करना पड़ गया या अचानक ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ गई। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट इज़ दैट इन्वेस्टमेंट विच इज़ इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी भी ये हो सकते हैं कि आपने वॉलंटरीली नहीं की, सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपको करनी पड़गी। incurred by an investor many times on account of sudden fall in demand। अगर मार्केट में अचानक से डिमांड गिर जाए या स्टॉक ऑफ गुड्स को एक्यूमुलेट करना पड़ जाए, तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको हम अनइंटेंडेड, एक्सपोज्ड या अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो वॉलंटरीली नहीं की जाती, ठीक है। तो these stocks accumulate against the will or plan। तो अगर किसी भी प्रोड्यूसर्स को कोई स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना पड़ गया, अचानक मार्केट में प्राइस गिर गया और वो रॉ मटेरियल बल्क में ले लेता है, उसने पहले का थोड़ी ना सोचा हुआ था कि वो बल्क में लेगा, समझ गई बात, मगर उसको अचानक से लेनी पड़ेगी। तो जो भी अनप्लान टाइप के जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको अनइंटेंडेड, एक्सपोज्ड या अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये इस टाइप की इन्वेस्टमेंट है जो कि एंटरप्रेन्योर एक प्लान के हिसाब से करते हैं। अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर ने कोई प्लान बनाया कि इस हिसाब से मैं कंपनी का जो गोल है वो अचीव कर लूंगा, लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सेल्स मैक्सिमाइजेशन, जो भी उन्होंने गोल सेट किया हुआ है, ठीक है। अगर उस गोल को अचीव करने के लिए वो कोई भी प्लान बनाते हैं और उस प्लान तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को इंटेंडेड, एक्सेंटी या प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल इंग्लिश में। व्हेन द एंटरप्रेन्योर्स मेक इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट प्लान। अगर इन्वेस्टमेंट जो एंटरप्रेन्योर है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर प्लान के हिसाब से, इन ऑर्डर टू अचीव अ गिवन ऑब्जेक्टिव। एक गिवन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, हासिल करने के लिए, अगर वो एक पर्टिकुलर प्लान को लागू करते हैं एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सकता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देन इट इज कॉल्ड इंटेंडेड और एक्सेंटी और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इट इज लार्जली गवर्न्ड बाय द फैक्टर्स सच एज एंटीसिपेटेड इंक्रीज इन डिमांड। बेसिकली प्लान्ड इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है, एंटीसिपेटेड इंक्रीज इन डिमांड, मतलब कि जो प्रोड्यूसर्स है वो एंटीसिपेट कर रहे हैं। एंटीसिपेट होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना कि फ्यूचर में इतनी डिमांड हो जाएगी, तो उस चीज को पूरा करने के लिए वो आज ही इन्वेस्टमेंट को करने को तैयार हैं। एंड एंटीसिपेटेड कट इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अगर उनको लग रहा है कि फला मशीन लेने से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो भी वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं प्लान्ड तरीके से।
व्हेन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस, तो जब भी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है और उनको लगता है इस टेक्नोलॉजी की वजह से या तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी या फिर इस टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, तो वो प्लान तरीके से अपने मकसद को हासिल करने के लिए, अपने गोल्स को अटेन करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं एक प्लान तरीके से, उसे हम इंटेंडेड या एक्स एंटी या फिर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसको कि हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट को असर डालती हैं हमारी इकोनॉमी में, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो नई नई इनोवेशंस हैं, वो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इन्वेस्टमेंट को पॉजिटिव असर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये कैसे असर डालते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स में इसके अंदर कि इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लेबर सेविंग एंड कैपिटल इंटेंसिव मशीन्स। अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उससे लेबर सेविंग मतलब जहाँ 10 इंसान काम करते थे वहाँ सिर्फ एक मशीन या 2 मशीन लगती है और सारा काम कर देती है। या फिर कैपिटल इंटेंसिव मशीन्स। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा है और लेबर का इस्तेमाल क्या है, कम। ये बात याद रखना, ठीक है। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है जिसमें मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा और लेबर का इस्तेमाल कम हो रहा होता है। तो इन्होंने क्या है कि लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी जो आजकल आई है और कैपिटल इंटेंसिव मशीन्स आई हैं एग्रीकल्चर में एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, उससे क्या हुआ है, वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इन सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रिमेंडसली बढ़ गया है। तो अब आप खुद सोचो, जैसे ही ये लेबर सेविंग टेक्निक्स आएंगी या फिर कैपिटल इंटेंसिव मशीनें आएंगी तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, उससे जो प्रोड्यूसर है उसके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, तो वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा ऐसी टाइप की मशीन्स में। प्रोफेसर शुम्पीटर हुए हैं, उन्होंने क्या कहा, शुम्पीटर इज ऑफ द व्यू दैट इन्वेंशंस हैव प्रूव्ड बेनिफिशियल इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो शुम्पीटर हुए हैं उन्होंने अपने थीसिस में लिखा था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस आती हैं, इनोवेशंस आती हैं, ये जो इन्वेंशंस हैं यही लीड करती हैं इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी में या वर्ल्ड इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या नई नई इनोवेशंस आएंगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। चलिए अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्कवरी हो जाती है हमारी इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, अगर पता लग जाए कि ज़मीन के नीचे क्रूड ऑयल है या फिर इस ज़मीन के नीचे कोल है या इस ज़मीन के नीचे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो वहाँ बल्क में इन्वेस्टमेंट करके उनको निकालना शुरू कर देंगे। ये तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अब इसमें मटेरियल क्या लिखना है आपने, इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट मोर in order to make use of new natural resources and vice versa। अगर इन्वेस्टर्स को पता लग गया कि इसके अंदर मतलब इस ज़मीन के अंदर कोई रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे हम डैम बना सकते हैं या कोई ऐसा रिसोर्स तैयार कर सकते हैं जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, तो वो उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा असर करती, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ चीप मॉनेटरी पॉलिसी। चीप मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी चीप कहीं भी आ जाए तो ये समझ लो कि जो भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना चाहता है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कराना चाहता है। इसमें क्या आता है कि वो क्रेडिट को एक्सपैंड करता है, मतलब लोन्स की फैसिलिटी को बढ़ाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता करता है ताकि सारे लोन्स लें, और जब सारे लोन्स लेंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ये कब होता है ज़्यादातर, जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस आया, रिसेशन, डिप्रेशन भी आ गया कई कंट्रीज़ में, तो उससे उभारने के लिए हर एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसने मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश की थ्रू वेरियस मतलब टेक्निक्स। उसमें ये एक टेक्निक है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो ताकि ज़्यादा लोग लोन्स लें। ऑन द अदर हैंड, अगर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा है और इकोनॉमी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि भाई इन्फ्लेशन ना हो जाए, महंगाई ना हो जाए, तो वो डियर मॉनेटरी पॉलिसी लाती है जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं। और भी कई टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और भी कई टेक्निक्स होती हैं जिसके अंडर लोन्स को डिस्करेज किया जाता है कि लोन्स को इतना महंगा बना देते हैं या इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं कि लोन लेता ही नहीं कोई। उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गिर जाती है। ऑन द अदर हैंड सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है,
टैक्सेस लगा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा फिस्कल पॉलिसी के अंडर, और अगर टैक्सेस लगाती है एक पर्टिकुलर मतलब बिजनेसेस पे या पर्टिकुलर एक्टिविटी पे, तो उसमें इन्वेस्टमेंट गिर जाती है। और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि एनकरेज हो तो सब्सिडीज दे देती है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी इन्वेस्टमेंट को एनकरेज या डिस्करेज कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड कैसे इन्वेस्टमेंट को असर डालता है? अगर हायर वॉल्यूम्स ऑफ फॉरेन ट्रेड है, किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, बड़े लेवल पे, तो उसकी इन्वेस्टमेंट हमेशा ज़्यादा होगी। एग्जांपल चाइना, चाइना का एक्सपोर्ट काफ़ी तगड़े लेवल पे, और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर लोअर लेवल्स ऑफ फॉरेन ट्रेड है, किसी भी कंट्री के फॉरेन ट्रेड्स बहुत कम है, तो उस कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस, किसी भी कंट्री में इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। प्रोड्यूसर्स तो यही देखते हैं ना, इन्वेस्टर्स तो यही देखते हैं कि अनसर्टेनिटी ना हो। अगर किसी भी कंट्री में पीस है, कोई दंगे फसाद नहीं हो रहे, कोई बाहर से जंग का खतरा नहीं है, तो उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। और अगर डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा है, जैसे अफगानिस्तान वगैरह, उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट्स वहाँ होंगी, कम होंगी। ठीक है। कौन चाहेगा वहाँ जाके अपना बिजनेस लगाएं जहाँ पे कोई पता ही नहीं है क्या हो बिजनेस का। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस में फॉर एग्जांपल बूम पीरियड चल रहा है, जिसमें इकॉनमी अपने पीक पे चल रही है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो काफ़ी हाई हो जाएंगे, तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ऑन द अदर हैंड रिसेशन या डिप्रेशन आने वाला है, और जब भी रिसेशन या डिप्रेशन होता है, तो प्रोड्यूसर्स को लगता है कि उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो गिर जाएंगे, उनकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है, तो वो उस केस में इन्वेस्टमेंट नहीं करते या कम करते हैं। उसके बाद आ जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। कितनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये भी उस इन्वेस्टमेंट्स को असर डालती है। कैसे? इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज ग्रोइंग एट अ रैपिड रेट, पॉपुलेशन काफी स्पीड से बढ़ रही है, तो क्या होगा? इट विल नेसेसिटेट न्यू हाउसेज, स्कूल्स, पब्लिक सर्विसेज, रोड्स, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, कंज्यूमर गुड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस पॉइंट में ये लिखा गया है, जितनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब बढ़ी हुई पॉपुलेशन को ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, ज़्यादा घर चाहिए, ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए, तो होगा क्या? उसके लिए इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में करनी पड़ेगी। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो लोगों को ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज और ज़्यादा चीज़ें चाहिए। ठीक है। ऑब्वियसली डिमांड हाई होगी, तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया को देखते हैं कि यहाँ पे आके हम इन्वेस्टमेंट करें, इस कंट्री में तो सामान बिक ही जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू इंक्रीज इन लेबर सप्लाई। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उससे क्या होता है? लेबर सप्लाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, विच रिजल्ट्स इन द फॉल ऑफ द वेज रेट। तो अगर लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, तो वेजेस बड़े कम होंगे, क्योंकि लेबर ही बहुत ज़्यादा है, लोग सस्ते में काम करने को तैयार हो जाते हैं। इस वजह से भी प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। प्रोस्पेक्टिव यील्ड इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है? जितने भी साल एक कैपिटल चलेगी, उसके रिटर्न्स को टोटल करके बनता है। ये टॉपिक मैंने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में करवाना है, तो ये आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में यहाँ कहा गया है कि जितनी लेबर सप्लाई ज़्यादा होगी, उतना लेबर चीपली अवेलेबल होगी। चीप लेबर अवेलेबल होगी, तो कौन सा प्रोड्यूसर या कौन सा इन्वेस्टर उस कंट्री में पैसा नहीं लगाना चाहेगा। नेक्स्ट आ जाता है टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इसमें क्या क्या होता है? जैसे जैसे नई नई टेरिटरीज डेवलप हो रही हैं, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक सिटी है, सिटी में आप देखोगे कि पिछले 10 सालों में सिटी के आसपास वाले एरियाज में काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। तो जैसे जैसे वो सिटी एक्सपैंड करती है, नई नई टेरिटरीज आती हैं, वहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट्स आनी जो है इनएविटेबल है, मतलब आनी ही आनी है। ठीक है। इसमें मैंने लिखा है कि व्हेन न्यू टेरिटरीज आर ओपनड, जब भी नई टेरिटरीज ओपन अप होती हैं, इट विल नीड मोर प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाउसेज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। वही बात, जब भी कोई नई टेरिटरी डेवलप होती है, जैसे कोई विलेज है या कोई सब अर्बन एरिया है या फिर कोई अर्बन एरिया ही है, उसके आसपास जैसे जैसे नई नई टेरिटरीज, बिल्डिंग्स, हाउसेज और प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहती है, चाहे वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल कैसे असर डालता है? इफ देर इज अ टेंडेंसी फॉर अ प्राइस टू राइज, अगर प्राइस राइज होने की टेंडेंसी है, मतलब कि अगर आपको लगता है कि इन्फ्लेशन होगी, आने वाले टाइम में महंगाई हो जाएगी, इट विल इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स।
क्योंकि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर्स के तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, उनका सामान महंगे रेट पे बिकेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर प्राइस बढ़े, इन्फ्लेशन हो, तो प्रोड्यूसर्स का माल जो पहले सस्ते में बिक रहा था अब तो वो महंगे में बिकेगा, और जब वो महंगे में बिकेगा उनको प्रॉफिट्स होंगे, तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे वो उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइजेस गिर जाते हैं तो वो कहते हैं अब इस चीज़ को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम बनाएंगे हमारी कॉस्ट भी पता नहीं रिकवर हो नहीं हो, तो उस केस में वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में सिंपल वर्ड्स में ये है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा कंपनियां आएंगी, एक दूसरे से compete करेंगी, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आने की कोशिश करेंगी, तो होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी। ऑन द अदर हैंड अगर मोनोपोली है, जैसे पुराने ज़माने में गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है कई चीज़ों में, जैसे एयरवेज प्राइवेट नहीं होते थे शुरू शुरू में, ठीक है, और जैसे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वो सब गवर्नमेंट का होता था शुरू शुरू में जब प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आए थे। तो जब उनकी मोनोपोली थी तो वो अपनी सर्विसेज को सही करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं थे, ठीक है ना, क्योंकि वो कहते थे कौन सा कोई आ रहा है, कौन सा कोई कंपटीशन है। तो इसके अंदर मैंने लिखा है इफ़ देर आर सेवरल प्रोड्यूसर्स, अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हैं एक कमोडिटी के, और मार्केट क्या है कॉम्पिटिंग, उनमें क्या होता है, कंपटीशन होना शुरू हो जाता है, और जब भी कंपटीशन होना शुरू हो जाता है तो वो ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जिससे उनकी कॉस्ट कम हो जाए। तो मैं यहाँ रीड करता हूँ, इफ़ देर आर सेवरल प्रोड्यूसर्स ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट कंपीटिंग विद वन अनदर, एक दूसरे से compete कर रहे हैं, देन टू कट डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे विल मेक इंक्रीजिंग यूज ऑफ न्यू मशीन्स, उनको अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए और एक दूसरे से compete करने के लिए नई नई मशीन्स लेके आनी पड़ेंगी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेंगी, ठीक है। उससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ इट इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और अगर कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली एग्जिस्ट करती है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मोनोपोलिस्ट जो है वो ये सोचता है और कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं, मैं फर्दर इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, पैसे की अवेलेबिलिटी। अब ये तो सिंपल सी बात है, पैसे की अवेलेबिलिटी किसी भी कंपनी में होगी तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, और अगर पैसे की अवेलेबिलिटी कम होगी या नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी। तो इसको और ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। देर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ अ फर्म, किसी भी कंपनी में दो मेन सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, कौन कौन से, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज मतलब कंपनी के जो रिजर्व फंड है कंपनी के पास जो पड़ा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कंपनी ने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो कंपनी के खुद के पैसे इंटरनल फंड्स। एक्सटर्नल फंड्स का मतलब होता है जो बाहर से कर्जे के तौर पे लेने पड़ेंगे, या फिर कुछ अपना बिजनेस का हिस्सा बेच के बाहर से लेने पड़ेंगे, या बॉन्ड्स इशू करके लेने पड़ेंगे। तो अगर तो इंटरनल रिसोर्सेज हैं कंपनी के पास तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, अगर इंटरनल रिसोर्सेज कम है तो वो कतराएगा कि अगर मैंने बाहर से कर्जा ले लिया और कल को मैं कर्जा नहीं दे पाया वापस, तो क्या पता मेरी कंपनी को ही नीलाम करना पड़े या बेचना पड़े। तो जितना कंपनी के पास इंटरनल रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे उतना इन्वेस्टमेंट्स कंपनियां ज़्यादा करेंगी। नेक्स्ट आ जाता है कंडीशंस इन द लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में क्या कंडीशन है, सिंपल सी बात है, अगर ट्रेंड और स्किल्ड लेबर्स अवेलेबल हैं लेबर मार्केट में तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि ये फेवरेबल है ना। प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, स्किलफुल बंदे, जितने अच्छे स्किलफुल बंदे होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनका प्रॉफिट्स बढ़ जाएगा प्रोड्यूसर्स का। और अगर किसी इकॉनमी में स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह में अगर स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे बहुत कम कंपनियां जाके अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, कि अभी आपके पास कैपिटल गुड्स मतलब मशीनों का स्टॉक कितना पड़ा है। अगर आपके पास अभी मशीनों का स्टॉक बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है कि आप 3 मशीन्स यूज़ कर रहे हो और 2 आपकी स्टॉक में भी पड़ी हैं कि अगर कोई ख़राब भी होगी तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे या कुछ कर देंगे, तो फर्दर नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी। तो इसको मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है, इफ़ द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स इज एक्सेस ऑफ द नीड, आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपने स्टॉक रखा हुआ है कैपिटल गुड्स का, देयर एग्जिस्ट एक्सेस कैपेसिटी, आपके पास पहले से ही कैपेसिटी ज़्यादा है, वेरी लिटल इन्वेस्टमेंट विल बी मेड, इस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होगी, क्योंकि आपके पास पहले ही स्टॉक में काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे जो मशीन्स हैं वो पड़ी हैं, आपके पास पहले से एक्सेस कैपेसिटी है। और अगर आपके पास एक्सेस कैपेसिटी नहीं है और अगर आपके पास मशीन्स की कमी है तो आप और ज़्यादा मशीन्स रखोगे अपने पास, ताकि अगर अचानक से डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई चीज़ की तो आप उस मशीन्स के थ्रू कोई गुड्स या सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करते हैं वो ज़्यादा कर सके। तो सिंपल वर्ड्स में ये पॉइंट कहता है कि अगर आपके पास स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स ज़्यादा पड़े हैं तो आप फर्दर
इन्वेस्टमेंट करके और ज़्यादा नहीं लेके आओगे। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड आपको पता ही है, डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। अगर एग्रीगेट डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है तो इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ती रहेगी। अगर इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज़्यादा है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज तो बनेंगे ना, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए लगातार नई नई फैक्ट्रीज खुलेंगी, नए नए प्रोड्यूसर्स बल्क में इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे।